बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान महमूद। वी आर डिस्कसिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर से पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया। उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट फैसेट्स को देखा। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने ये देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मीन मीडियन मोड एक ही जगह पर फॉल करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन मूवमेंट्स देखी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मूवमेंट रेशियोज़ देखी, स्पेशल एरियाज़ जो हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखे। मैंने आपको बताया कि स्पेशल एरियाज़ जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोबेबिलिटीज़ की एवेलुएशन के अंदर। आज जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को की प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ पहला कदम उठाने लगे हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल को यूज़ करके उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। उन प्रोबेबिलिटीज़ के लिए हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को ईजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहली बात जो है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और फिर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के बाद जो है हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बाद जो है हमने ऑर्डिनेट की बात की थी। आज जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही का अगला स्टेप चलने लगे हैं, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट स्टेप्स यू आर नीडेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़। अब इसके लिए करना क्या होता है, फर्ज करें आपके पास कोई एक रैंडम वेरिएबल है x, ये है जी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट एक डेंसिटी फंक्शन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने बनाया था, वो डेंसिटी फंक्शन ये था, f of x is equal to 1/(sigma 2 pi e raised to power -12 x minus mu over sigma square। यहाँ पर अब आपके पास जो है x की जो लिमिट्स थी वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चल रही थी। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि ये डेंसिटी फंक्शन जो है आपके लिए हेल्पफुल होता है आपकी प्रोबेबिलिटीज़ को मालूम करने के लिए। और वैसे एफ एफ एक्स जो है वो ऑर्डिनेट को शो करता है जो कि कर्व की हाइट होती है। मैंने बात की थी लास्ट टाइम ऐसी कि आप कर्व की हाइट अगर मालूम करनी हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर, तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको कर्व की हाइट का पता चल जाता है या ऑर्डिनेट का पता चल जाता है। और अगर डिफरेंट ऑर्डिनेट अवेलेबल हों, 2-3 ऑर्डिनेट्स निकाल कर फिर आप कर्व के दरमियान जो है वो एरिया मालूम करते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है। हमने ये भी बात की थी कि जब भी कोई डेंसिटी फंक्शन अवेलेबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट भी करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं फ़र्ज़ करें इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहूँ तो आई हैव टू इंटीग्रेट इट। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने बताया था कि किसी भी गिवन लिमिट में आप इसको इंटीग्रेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन इज़ नॉट ईजी। आप इसमें क्या करते हैं, इसके पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हम करते ये हैं कि आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेशन की बजाय हम कुछ टेबल्स यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में हमारे काम आते हैं। जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन प्रोबेबिलिटीज़ को एवेलुएट करने में हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं, हमें हेल्प देते हैं कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे मालूम करना है। उसको करने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के अंदर। मसलन ये वाला जो रैंडम वेरिएबल है x है, इसमें आपके पास इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के अंदर इसका मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए मीन आपका म्यू है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए वेरिएंस है। अब जाहिर बात है जितने ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस होंगे आप उतने ही ज़्यादा आपको मीन्स भी आएंगे, उनके डिफरेंट वेरिएंसेस भी होंगे। हर मीन और वेरिएंस को इसके अंदर पुट करेंगे और उसके मुताबिक इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ को निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे लिए स्टैटिस्टिशियन ने काम आसान कर दिया कि इन तमाम डिफरेंट म्यू और वेरिएंट्स की वैल्यूज़ की बजाय उन्होंने क्या किया, इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में टेबल्स जनरेट कर दिए
और वो टेबल जो है हमें प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंडिंग्स के अंदर बड़े हेल्पफुल होते हैं। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल होते हैं, लेकिन वो टेबल जो हैं वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं होते, मसलन एक्स की फॉर्म में नहीं होते, वो टेबल जो है एक्स की ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में होते हैं। वो जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कैसे ऑब्टेन किया जाता है और फिर उससे टेबल बनाकर फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हमारा अगला प्रोसीजर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी में। तो सबसे पहले आपने ये कि देखें, अगर फर्ज करें ये वाला हिस्सा जो है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इस हिस्से को अगर मैं z का नाम दे दूं, मैंने लास्ट टाइम z स्कोर की बात की थी, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो मेरे पास जो है ये वाला हिस्सा जो है वो z स्केयर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये वाला जो z है बुनियादी तौर पर ये है मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। x को मैंने चेंज कर दिया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, इसकी मैंने z की वैल्यू निकाल ली। अगर मेरे पास x की वैल्यू मौजूद हो, म्यू की वैल्यू मौजूद हो, सिग्मा की वैल्यू मौजूद हो तो z स्कोर मालूम किया जा सकता है। z स्कोर मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल है, फर्ज करें आपका डाटा हंड्रेड्स के अंदर आ रहा है, 102, 103, आप उस डाटा का मीन निकाल लें, आप उस डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें और फिर हर वैल्यू के लिए डाटा की पहली वैल्यू फर्ज करें 102 है तो 102 यहाँ पर रखें, x की यहाँ पर, उसका मीन रखें डाटा का, उस डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन रखें, आपके पास z की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से 105 है, x की यहाँ पर 105 रखें, फिर मीन रखें, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रखें, तो आपके पास z की वैल्यू निकलती आएंगी। अब z की ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली आपके पास जो है बहुत छोटी वैल्यूज़ होंगी, लाइट यानी कि -3 और 3 के दरमियान मोस्टली वैल्यूज़ जो हैं वो ऑसिलेट करेंगी। मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आपके पास जितना भी जो मर्जी डाटा हो, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डाटा वैल्यूज जो है यानी कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द डाटा वैल्यूज जो हैं वो 3 से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान फॉल करती हैं। तो -3 और 3 के दरमियान फॉल करने का मतलब यही है कि आपके पास जो z की वैल्यू निकलेंगी वो -3 और +3 के दरमियान आएगी। कुछ z की वैल्यूज ऐसी भी होंगी जो -3 और +3 से बढ़ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए z की वैल्यू जो है वो -3 से कम है या 3 से ज़्यादा है, वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो उस डाटा का आउटलायर है। आउटलायर का मतलब ये है कि वो उस डाटा के तमाम वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करती। मसलन मेरे पास अगर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 15 है, 13 है, 17 है और एक वैल्यू जो है वो मेरे पास 85 है, तो ये वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं ये तो आपस में कंसिस्टेंट है, एक दूसरे के करीब है, तो ये 85 जो है ये इस डाटा से के वैल्यूज़ के साथ जो है वो मैच नहीं कर रही, तो ऐसी वैल्यू को हम आउटलायर बोलते हैं। समटाइम्स आउटलायर को डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है, जैसे इस केस में बड़ा आसान है। समटाइम जो है वो आउटलायर जो है बड़े माइनर से डिफरेंस के साथ जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए z की वैल्यू यूज़ की जाती है। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये z जो है हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल x की वैल्यू है उसको हम z में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आ जाए, -3 से +3 की वैल्यूज़ के दरमियान आ जाए। और इन्हीं z की वैल्यूज़ को बेस बनाकर स्टैटिस्टिशियन ने टेबल्स जो हैं वो जनरेट किए हैं। टेबल जनरेट करने का मकसद ये है कि आप इन z की वैल्यूज़ को यूज़ करके डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकें। वो z की वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए पहले कुछ कंसेप्ट्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये वाला जो z है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन को माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे, आपके पास ये z की वैल्यू निकल आएगी। z की वैल्यू ये है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो है वो ये है, एक्चुअल रैंडम वेरिएबल ये था। हमने एक्चुअल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकें। अब इसमें करना क्या होता है, हमें फर्ज करें आपके पास जो है ये z की वैल्यू जो है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। ये जो नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, इस नए वेरिएबल का जो मीन होगा वो 0 है और इस नए वेरिएबल का जो वेरिएंस है वो 1 है। आपके पास जोन सी मर्जी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका जो मर्जी मीन हो और जो मर्जी स्टैंडर्ड डेविएशन हो, आप अगर जब उसको स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के लिए आपका मीन जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा
और आपका जो वेरिएंस निकलेगा वो 1 के इक्वल आएगा। सो इस नॉर्मल वेरिएबल की ये खूबी होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की कि इसका मीन जो है वो 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है। यही बुनियाद है कि इस 0 और 1 वाले ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाले वेरिएबल को यूज़ करके टेबल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उन टेबल से हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि z जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो जब हमारे पास जो है ये या वेरिएंस 1 आ जाता है तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 आ जाएगी। ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर, अगर ये इसको हम बोल लेंगे कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फर्ज करें ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसमें चेंज हो जाती है। आप क्या करेंगे, सिग्मा की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हैं, x की जगह पर आप z पुट करते हैं और ये वाला पूरे का पूरा जो है x माइनस म्यू और सिग्मा जो है वो z के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन बन जाता है वो इस तरह से आ जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हैं ये 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 पाई और इधर जो है वो आपके पास e माइनस हाफ, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर। और यहाँ पर चूंकि हमें x की लिमिट की बजाय अब जो है वो z की लिमिट लिखूंगा। z चूंकि कंटिन्यूस है, मोस्टली वैल्यू +3 -3 के दरमियान आती हैं, लेकिन -∞ +∞ हम इसलिए शो कर देते हैं कि बाज़ औक़ात -3 +3 से वैल्यू बढ़ भी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। इसलिए हम अपने जो है एक मार्जिन रखने के लिए z की वैल्यू को -∞ से +∞ के दरमियान ऑसिलेट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है z का जो फंक्शन बन जाएगा इसमें 1 ओवर 2 पाई e की पावर माइनस z स्क्वायर ओवर 2 और z की वैल्यू जो है वो -∞ से +∞ तक ऑसिलेट करती है। अब आपके पास ये वाली जो फंक्शन बन गया है ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन बन गया। स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन में क्या होता है कि z आ जाता है यहाँ पर e की पावर में, तो 1 ओवर 2 पाई e की पावर माइनस z स्क्वायर ओवर 2, z की वैल्यू जो है -∞ से +∞ तक आ जाएगी। ये वाला जो है ये आपको ऑर्डिनेट देगा जब हम z की वैल्यूज को यूज करेंगे। जैसे हमने पहले बात की x की वैल्यूज को अगर आप यूज करते हैं, ये x की वैल्यूज हैं, x1 है, फर्ज करें ये x2 है, x की वैल्यूज को यूज करने के लिए ये वाला फंक्शन डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ऑर्डिनेट मिलेगा, लेकिन जब आप z की वैल्यू का ऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर पुट करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। और अगर फर्ज करें आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर दिस z डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट ये वाला हिस्सा बनेगा। इसको आप बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई। तो दिस इज योर मैक्सिमम ऑर्डिनेट। जैसे यहां पर मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो था वो इस केस में था, ये था जब x की वैल्यू का ऑर्डिनेट निकाला था। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन x की शक्ल में थी तो ये थी, तो जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन z की शक्ल में आएगी तो हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है वो ये निकल आएगा। अब इस मैक्सिमम ऑर्डिनेट के अलावा एक और चीज जो हमने याद रखनी है कि हमारे पास जो है z को के लिए टेबल कैसे जनरेट किए जाते हैं। z को यूज करके जो टेबल हमें दिए हुए हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस ने टेबल बनाए हुए हैं, उन टेबल्स को यूज करके हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। हमारे पास जो टेबल अवेलेबल हैं वो टेबल क्या करते हैं, आपको z की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेस का एरिया आपको देते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेस की एरिया देते हैं या किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो लेस का एरिया देना या उस पर्टिकुलर वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी बताने का मकसद ये है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ z, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, बुनियादी तौर पर आप ये समझ लें कि आपके पास जो है, फर्ज कर लें ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास ये फर्ज कर लें कि z की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, z की पर्टिकुलर वैल्यू से लेस का एरिया जो है यानी कि इससे कम, हमारा मकसद ये होगा कि हम टेबल से z की वैल्यू को रीड करेंगे और z की वैल्यू को जब हम रीड करेंगे, जो भी हमारे पास z की वैल्यू होगी, हम टेबल से वो z की वैल्यू को रीड करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
हम देखेंगे कि z की वैल्यू को रीच कैसे करना है। तो इस z की वैल्यू को जब भी हम टेबल में रीड करेंगे, z की वैल्यू देखेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि z की उस स्पेसिफिक वैल्यू से लेस तक का एरिया हमें मिल जाएगा। उस स्पेसिफिक वैल्यू से लेस का एरिया हमें टेबल से मिल जाएगा। मसलन अगर मैं z इज इक्वल टू यहां पर आता है जी 2.5 और मैं टेबल में देखता हूं कि 2.5 में z की वैल्यू क्या बनती है, तो वो मुझे एरिया टेबल के अंदर मौजूद होगा। हम उस एरिया को देखकर अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, ये मैंने हाईलाइट किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब ये है कि z की किसी भी वैल्यू से लेस तक का एरिया जो है, या जो भी वैल्यू आपको, फर्ज करें यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है या 2.6 दिया हुआ है, तो आप उस वैल्यू से कम का एरिया निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आइडिया भी आपके जहन में रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो उसकी उस किसी स्पेसिफिक वैल्यू से कम की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। आपने वो वेरिएबल फर्ज करें, आपने देखा उसकी स्पेसिफिक वैल्यू से कम की वैल्यू जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। मसलन मैं अगर x के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूं तो x का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूं बन सकता है, x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। तो मैं कहूंगा कि ये वाली बात, ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x इज लेस देन सम स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, उसका जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन df से शो करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो मेन आइडिया है वो ये है कि x की वैल्यू लेस देन सम स्पेसिफिक वैल्यू हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसी स्पेसिफिक वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी। ये वो मेन कंसेप्ट्स थे। हम इसके बाद इनकी डेफिनेशंस की तरफ भी चलेंगे, जिन पे के पहले नोट करना जरूरी है। मैं इसको दोबारा से रिव्यू दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो आप देखें कि x जो है अगर एक सिंपल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो x का डेंसिटी फंक्शन ये होता है। मैंने ये भी बताया कि ये डेंसिटी फंक्शन बुनियादी तौर पर ऑर्डिनेट्स को शो करता है। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑर्डिनेट्स निकालकर हम यहाँ से एरिया मालूम कर लेते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आपने डायरेक्टली एरिया मालूम करना हो तो एरिया मालूम करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है इस पूरे फंक्शन को। उस इंटीग्रेशन प्रोसीजर से बचने के लिए हमारे पास टेबल अवेलेबल है। वो टेबल जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। अगर x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, वो कैसे बताते हैं, हम इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, वो होता है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये वाला फैक्टर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको मैंने z के इक्वल किया। इस स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की ये पहचान है कि इसका मीन जो है वो 0 होता है, यानी कि इसकी ये क्वालिटीज हैं, और इसका वेरिएंस जो है वो 1 के इक्वल है। अगर वेरिएंस 1 है तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होती है। तो इस स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को जब हम यूज करते हैं तो इसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। और अगर फर्ज करें यहाँ पर वैल्यू पुट की जाती है सिग्मा की जहाँ पर 1, इसकी जगह पर z, तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है वो इस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है f ऑफ z। यानी कि x को मैंने z में कन्वर्ट करना हो तो z के लिए ये वाला हिस्सा लिखूंगा और z के लिए इस हिस्से के बाद ये साथ में मुझे पता होना चाहिए कि इसका मीन 0 होता है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो f ऑफ z सिग्मा की जगह पर 1 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा e की पावर माइनस z स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने z प्लेस कर लिया। और चूंकि ये सारा फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ z यूज हो रहे हैं तो हम इसको z की शक्ल में लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई e की पावर माइनस z स्क्वायर ओवर 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके ये वाला स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको ऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा z की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। और इसका जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा, वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 1 ओवर 2 पाई, क्योंकि सिग्मा की जहां पर 1 आ जाएगा, 1 ओवर 2 पाई इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना है, आपको एमसीक्यू में अक्सर क्वेश्चन आता है
व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/2 पाई। 1/2 पाई करेंगे तो दिस इज योर मैक्सिमम ऑर्डिनेट। फिर इसके बाद हमने बात की कि जब हम प्रोबेबिलिटीज की तरफ आते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बेस बनाकर हमने वो टेबल जो है वो जनरेट किए गए हैं। आपकी बुक के अंदर वो टेबल हैं, कल हम टेबल की तरफ भी जाएंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो वो टेबल कैसे डिज़ाइन किए हुए हैं और फिर हम टेबल से वैल्यूज देखकर अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ को भी फाइंड आउट करेंगे। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, उसमें किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी अगर मालूम कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। अगर x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वो इस शक्ल में होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x, ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल देते हैं। अब हम चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जिसमें कि हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आएंगे कि डेफिनेशंस आपके कौन कौन सी हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने जो अभी बात की है, जो बातें हमने समझी हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर मैंने डिफाइन करके दिया है आपको। आपने ये डेफिनेशंस नोट कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आती हैं। एक पहली डेफिनेशन जो है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल x with mean mu and standard deviation sigma can be transformed into standard normal random variable z by transformation z is equal to x minus mu over sigma। यानी कि x को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं z की शक्ल में। कैसे? z is equal to x minus mu over sigma की शक्ल में, ये हमारी ट्रांसफॉर्म फॉर्म आ जाएगी। which has a mean 0 and variance 1। ये बात हम भी करके आए हैं कि ये वाला जो नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवाया, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इस स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन जो होता है वो 0 होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जाहिर बात है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पे, z पे डिपेंड करती है। उसके लिए देखें, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance is sigma square, then random variable z, यानी कि x को हमने z में चेंज कर दिया, z is equal to x minus mu divided by sigma। x minus mu, ये z का आपके पास आ गया स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में। अगर चेंज कर दिया जाए, हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बन जाती है उसका मीन 0 होता है और उसका वेरिएंस जो होता है वो 1 होता है। ये भी हमने बात करके आए हैं। अब इसके बाद जो आपके पास जो है, आगे हम चलते हैं आपके अगले बोर्ड की तरफ। उसमें आपके पास क्या होगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन जो है उसको हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जी स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले स्टैंडर्ड जो z का जो हमने आइडिया लिया है उसी आइडिया को आगे लेकर चल रहे हैं। Standard normal probability density function. The probability density function of standard normal variable z is given by, क्योंकि z हमारा standard normal variable है, इसका probability density function जो है हम इस तरह से इसे शो करते हैं। थोड़ी सी नोटेशनल डिफरेंस के लिए हमने ये काम किया है। उसको हमने x वाले जो वेरिएबल था उसको मैंने f से डिनोट कर लिया था। फाई जो है आपके पास आ जाएगा, फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई e माइनस जी स्क्वायर ओवर 2। z की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। फाई ऑफ z इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू z। जारी बात है z की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको उसका ऑर्डिनेट मिल जाएगा, आपको हाइट मिल जाएगी। उसके लिए उस हाइट के मुताबिक जो है वो आप वैल्यू को देख सकते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाइट्स में आपके काम, ऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटीज भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा जी फाई ऑफ z की वैल्यू, इसके भी टेबल अवेलेबल है। यानी कि हमें पता है कि ऑर्डिनेट अगर आपने निकालना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z का तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z के लिए हमारे पास ऑर्डिनेट टेबल अवेलेबल है। हम कल इस पर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि ऑर्डिनेट्स जो है उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो उसकी टेबल वैल्यू से हम ऑर्डिनेट को कैसे लोकेट करते हैं। फिर फाइनली आप क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो मैंने अभी बात की थी स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से लेस वाली वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट कर लें तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे कह दें, या क्यूमुलेटिव का मतलब होता है चीजें पीछे से जमा होकर आ रही हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज गिवन बाय, यानी कि क्यूमुलेटिव का मतलब है कि पीछे से वैल्यू सारी जमा हो रही हैं। जैसे मैंने कहा ना, किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक अगर आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो आपको टेबल से मिल जाएंगी। वो कैसे मिलेंगी, उसके लिए पहले ये वाला कंसेप्ट ज़हन में रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का आता है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज गिवन बाय फाई ऑफ z। बेसिकली ये भी फाई ऑफ z है, ये भी फाई ऑफ z है, थोड़ा सा नोटेशनल डिफरेंस है। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है और साथ में ये 2 लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल टाइप लगाई हुई हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ओब्लिक लाइन है और उसको z से शो किया गया है। फाई ऑफ z किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू z, यानी कि लेस देन इक्वल टू z से रिलेटेड जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, इसको आप कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू z का मतलब है -∞ से लेकर z की किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक, यानी कहा ना कि लेफ्ट साइड पे जितना भी एरिया, उस वैल्यू से कम तक का जितना भी एरिया है वो आपको शो करता है ये। तो मैंने ये भी बताया आपको कि जब भी हम कोई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उस लिमिट के थ्रू उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट के लिए हमारे पास ये जनरल फॉर्मेट है इसका, -∞ टू सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ z 1/2 पाई e पावर -u²/2 du। -u²/2 ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपका कोई भी वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चूंकि z जो है वो एक कांस्टेंट नंबर था, यहाँ पर जो है वो आपके पास वेरिएबल की शक्ल में लेने के लिए इसको u का नाम दे दिया गया। अदरवाइज जो है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से कम तक की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो आपको उसके लिए टेबल अवेलेबल हैं, उन टेबल्स को हम यूज करके जो है अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर होल लेक्चर, कि जिसके अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास x वेरिएबल को z में कन्वर्ट करें तो z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है, और z में कन्वर्ट करने के बाद हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम इजीली जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि z की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे पास कंस्ट्रक्टेड टेबल है, वो टेबल्स ऑर्डिनेट्स से रिलेटेड भी टेबल्स हैं, वो टेबल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी रिलेटेड टेबल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको बताया कि लेस देन सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करते हैं तो दैट मीन्स के यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ तक ये वाला जो है इसकी जो डेफिनेशंस और इसका ये जो कंसेप्ट है ये जहन में रखना है। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आपने टेबल्स को, जो कंस्ट्रक्टेड टेबल्स हैं, उनको यूज़ कैसे करना है अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करने के लिए। अगर हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यूज़ मौजूद हों, x की वैल्यूज़ मौजूद हों, तो उनको z में कैसे कन्वर्ट करना है, और z में कन्वर्ट करने के बाद आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ में आपके टेबल्स जो हैं वो आपको कैसे हेल्प देते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।